हेलो व्यूवर्स, तो ये है आपका पार्ट सेकेंड राजस्थान सेट 2023 का। पहले हमने जो वीडियो था उसमें पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन किए थे 51 से लेके 60 तक। आज हम करेंगे 61 से 70 तक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सपोज द रिग्रेशन स्पेसिफिकेशन y इज इक्वल टू दिस वन वॉज एस्टिमेटेड एज, एंड ये आपको एक इक्वेशन दी है। आपको क्या करना है, वी हैव अ न्यू ऑब्जर्वेशन फॉर विच x इक्वल टू 5, हमें x की वैल्यू 5 दे रखी है और z की वैल्यू -2 दे रखी है। नाउ हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है। y की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना है, ना इस इक्वेशन को देख के घबराना है कि ऐसा क्यों दे रखा है। इसमें आपको एक सिंपल सी चीज़ मैं बताती हूँ क्या करना है, जस्ट आपको पुट करते जाना है, हो गया। जैसे आपको ये दिया है ना, y इज इक्वल टू 2 + 3x + 4z, तो जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ पे z है वहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दो, सिंपली। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 2 + 3x, यानी कि 3 × 5, तो क्या हो जाएगा 15, एंड ये 4z है तो 4 × -2, z की वैल्यू -2 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा -8। एंड नाउ अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9। सिंपली क्या आ जाएगा, आपके y की वैल्यू क्या आ गई 9। ऑप्शन में 9 कहीं दिया है, बी ऑप्शन में, यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, इक्वेशन को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जस्ट आपको वैल्यूज़ दी हैं, पुट करके एंड देन आंसर निकाल लेना है। आई नो प्लस माइनस तो सबसे ही बनता होगा वैल्यूज़ पुट करते हुए, बड़े बड़े इक्वेशंस भले आप सॉल्व ना कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस्ड द आइडिया ऑफ ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड क्रिएशन का आइडिया किसने इंट्रोड्यूस किया था, एल्फ्रेड मार्शल ने, हार्बलर ने, पॉल क्रुगमैन ने, या फिर जैकब विनर ने। तो अल्फ्रेड मार्शल ने नहीं किया था, हार्बलर ने भी नहीं किया था, पॉल क्रुगमैन ने भी नहीं किया था। इसका सही आंसर होगा आपका जैकब विनर। जैकब ने इसका किया था, आइडिया जो था इसको इंट्रोड्यूस किया था। थर्ड क्वेश्चन इज प्रेबिश सिंगर हाइपोथेसिस। ये जो आपका प्रेबिश सिंगर हाइपोथेसिस है ये किससे रिलेट करता है, क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज से रिलेट करता है, या फिर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो बीओपी की प्रॉब्लम होती है उससे, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है उससे, या फिर प्रिवलेंस ऑफ प्रॉपर्टी एमंग डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है उससे रिलेट करता है ये प्रेबिश सिंगर हाइपोथेसिस, या फिर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन डेवलपिंग कंट्रीज़। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो भी डेवलप हो रही है, वे प्रोग्रेस में है, डेवलप नहीं हो पाई है पूरी तरह, उसमें इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की प्रॉब्लम से ये हाइपोथेसिस रिलेट करता है। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि ये जो हाइपोथेसिस है वो किससे रिलेट करता है। तो बेसिकली ये बीओपी से भी नहीं करता, पॉवर्टी से भी नहीं करता, और इनकम से भी नहीं करता, ये करता है आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड से, टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्ट रन प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू। प्रोड्यूसर सरप्लस जो है शॉर्ट रन में किसके इक्वल होता है, रेवेन्यू और वेरिएबल, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस रेवेन्यू, या रेवेन्यू प्लस वेरिएबल कॉस्ट, या फिर रेवेन्यू माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो भी शॉर्ट रन में होता है, प्रोड्यूसर का जो सरप्लस है शॉर्ट रन में, वो आपका रिलेट करता है रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को जब माइनस कर देंगे तो आपका प्रोड्यूसर का जो है वो सरप्लस आ जाएगा शॉर्ट रन में। ठीक है, इफ़ अ कॉबलर बाइज लेदर फॉर ₹100 एंड थ्रेड फॉर ₹50, अगर एक कॉबलर ने 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का लेदर बाय किया। कॉबलर कौन होता है, जो आपके लेदर की चीज़ें बनाता है। 100 रुपीज़ का परचेज़ किया उसने और 50 रुपीज़ का उसने थ्रेड ले लिया। तो जो कॉबलर है उसने लेदर आपका परचेज़ किया 100 रुपीज़ में और थ्रेड आपका परचेज़ किया 50 रुपीज़ में।
कॉबलर जो आपके शूज़ वगैरह बनाता है, लेदर का काम करता है वो, यानी कि उसने 150 रुपये की जो 150 रुपये 150 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया, 150 रुपीज़ की लागत है। एंड यूजेस देम टू प्रोड्यूस एंड सेल, इतने 150 रुपीज़ उसने यूज़ किया प्रोड्यूस करने में, एंड देन उस चीज़ को उसने बेच दिया, सेल कर दिया कितने में, 500 रुपीज़ में, वर्थ ऑफ शूज़ टू कंज्यूमर। यानी कि एक कॉबलर है, उसने 100 रुपीज़ का लेदर लिया, 50 रुपीज़ का थ्रेड लिया, एंड देन उसने उसका एक जूता बनाया, यानी कि 150 रुपये टोटल लगे उसे जूता बनाने में, लेकिन उसने 150 रुपये का जूता 500 रुपीज़ में बेच दिया है कंज्यूमर को। ठीक है, देखो कितना प्रॉफिट उसने कमाया। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज़, अब इसमें से हमें सिर्फ जीडीपी फाइंड करनी है। क्या करना है, हमें सिर्फ जीडीपी फाइंड करनी है। तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है। ये हमारा जो है ना, ये 150 रुपीज़, ये तो हो गया हमारा आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखिए ये हो गया हमारा आईसी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये जो 100 + 50 रुपीज़ है। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है। इस टाइम पे हमारा जो टोटल आउटपुट कितना है, जो हमारा फाइनल कंजम्पशन है, हमारा कितना रुपए, लास्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, वो है हमारा 500। टोटल आउटपुट हमारा क्या है, कंजम्पशन 500 है। तो जीडीपी में यही यूज़ होगा, फाइनल कंजम्पशन का ही मतलब होता है, जीडीपी आ जाएगा उससे। तो यानी कि इसका जो सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, ₹500। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू क्या है, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते, फिर एडिशन का यूज़ करते, एंड देन हमें सॉल्व करना पड़ता। बट यहाँ पे हमसे सिर्फ जीडीपी पूछी गई है, तो जीडीपी हमारी जो होती है वो फाइनल कंजम्पशन होती है। डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि आपको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो 500 रुपीज़ है ना, वर्थ ऑफ शूज़ टू कंज्यूमर्स, तो यही 500 रुपीज़ उसका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइनल जो भी हमारा कंजम्पशन है, फाइनल आउटपुट है, उसी से जीडीपी हमें पता चल जाएगी। अब यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूछता ना, अगर हमें इंटरमीडिएट गुड के बारे में पूछता, उसकी वैल्यू का एडिशन पूछता, तो हम लोग इसको यूज़ करते फिर 150 को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड्स टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के रिगार्ड में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। अब यहाँ पे आप फॉल्स वाली स्टेटमेंट मत चूज़ करिएगा, ट्रू ही चूज़ करिएगा, जो क्वेश्चन पूछे है वही। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछ क्या रहा है। नाउ नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। दूसरा है नेशनल इनकम इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस टैक्सेस। नेशनल इनकम इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। ना यहाँ पर भी वही है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस पेंशन। तो पेंशन तो नहीं होता, नेशनल इनकम में पेंशन काउंट नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर भी हो गया, टैक्सेस भी काउंट नहीं होता है ना। सिंपल इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला, क्योंकि नेशनल इनकम में रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, वेजेस भी होते हैं, प्रॉफिट भी होता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड्स द बेस्ट लीनियर एंड अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिडेसिटी। निकालनी है आपको, इन द प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसिडेसिटी एस्टिमेटर्स, बेस्ट लीनियर एंड अनबाइस्ड एस्टिमेटर्स। ठीक है, वेटेड लीस्ट स्क्वायर, इसका तो सिर्फ ये होगा ना, WLS होता है इसका। ये जहाँ पे भी हेट्रोडेसिटी होती है ना, हेट्रोसिडेसिटी, उसमें WLS का ही यूज़ होता है, OLS का यूज़ नहीं होता, इसका भी नहीं होता ना। इसका आंसर ये हो जाएगा आपका वेटेड लीस्ट स्क्वायर्स, WLS। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कॉस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी इज यूज्ड टू मेजर। ये जो कॉस्ट इलास्टिसिटी है उसको मेज़र करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बताइए।
तो जो कॉस्ट आउटपुट है उसकी इलास्टिसिटी मेज़र करने के लिए बेस्ट ऑप्शन तो यही है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको आई होप पता होगा ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन, ये आपको कंजम्पशन का इक्वेशन दिया है 60 प्लस 0.6y, आपको निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC निकालना है आपको सिंपली इसका। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, ज़्यादा घबराना नहीं है इस इक्वेशन को देख के, बहुत सिंपल है। 60 तो आपका कांस्टेंट है, हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, सिंपली आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.6। 60 तो होगा नहीं, आंसर क्या आ जाएगा 0.6, सिंपल, यानी ऑप्शन बी। कई बार है ना ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन देख के घबराना नहीं होता है आपको, डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखो कि ये सोचो यार इक्वेशन वाले तो हमसे बनते नहीं है एप्लीकेशन बेस्ड। आप क्वेश्चन को समझो, बहुत सिंपल चीज़ें पूछ रहा है, इन क्वेश्चंस में बहुत सिंपल चीज़ें पूछता है। कई बार आप लोग को लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप लोग गलत करके आ जाते हो, है ना, ये गलती नहीं करनी एग्ज़ाम में। इफ़ द फॉर्म्स डिमांड इज़ इलास्टिक, किसी भी फॉर्म की डिमांड जो है वो इलास्टिक है अंडर मोनोपोली, ध्यान दीजिएगा अंडर मोनोपोली, है ना। तो आप लोगों को बताना है कि जब एक फॉर्म की डिमांड जो है वो इलास्टिक है अंडर मोनोपोली, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। द मार्कअप इज स्मॉल एंड द फॉर्म हैज़ मोर मोनोपोली पावर। द मार्कअप इज लार्ज एंड firm has little monopoly power. The markup is large and firm does not have monopoly power. The markup is small and firm has little monopoly power. Okay. अगर फॉर्म की डिमांड इलास्टिक है अंडर मोनोपोली तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेसिकली मोनोपोली में क्या होता है, अगर मोनोपोली पावर ज़्यादा हुई तो डिमांड इनइलास्टिक हो जाता है, सिंपल। जो मार्कअप होता है वो तो स्मॉल होता है और जो मोनोपोली पावर है अगर वो ज़्यादा हो गई तो यानी कि डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। और हमें क्या चाहिए, डिमांड इलास्टिक डिमांड चाहिए मोनोपोली में। तो सिंपली अगर हमें डिमांड इलास्टिक चाहिए उसके लिए हमारा जो मार्कअप है वो स्मॉल होना चाहिए। एंड द फर्म हैज़ मोर मोनोपोली पावर, नो, क्योंकि अगर मोर मोनोपोली पावर हो जाएगा तो ये डिमांड हमारा इनइलास्टिक हो जाएगा। मार्कअप इज़ लार्ज, लार्ज तो हो ही नहीं सकता, इलास्टिक डिमांड और मोनोपोली में मार्कअप लार्ज नहीं हो सकता। ये ऑप्शन भी कट गया, मार्कअप इज़ लार्ज। तो आपका ऑप्शन कौन सा बचा, डी। डी में क्या है, द मार्कअप इज़ स्मॉल, मार्कअप तो स्मॉल है एंड फर्म हैज़ लिटिल मोनोपोली पावर। ये ऐसे एग्जैक्टली कि हमारा मार्कअप भी स्मॉल होगा और फर्म का मोनोपोली पावर भी स्मॉल होगा। जब ये दोनों कम होंगे तो फिर वो इलास्टिक हो जाएगा। अगर जो मोनोपोली पावर ज़्यादा हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियोस भी लाने की। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।